किताब का एक एक सूत्र ब्रह्मांड का सूत्र है। लाल किताब की कुंडली को समझने के लिए दृष्टि संबंध समझना बहुत जरूरी है। भाव में ग्रह दृष्टि। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक एक सूत्र आपको लगेगा कि ब्रह्मांड के सत्य परिधि से प्रकट हुआ। शरीर पर जो 12 भाव होते हैं उसमें केंद्र में 4 भाव होते हैं और उन 4 भाव में 1 से लेकर 6 भाव के जो ग्रह होते हैं वो आगे की ओर देखते हैं और लाल किताब में पीछे की तरफ देखने की दृष्टि केवल 12वें भाव और 8वें भाव में होती है। तो इस तरह से पहले भाग का घर और दूसरे भाग का घर इस प्रकार से लाल किताब की कुंडली में बंटवारा हो जाता है। पहले भाग के जो घर होते हैं उसमें 1 से लेकर 6 भाव होता है और दूसरे भाग के जो घर बाद के जो घर होते हैं, पहले के घर बाद के घर जो होते हैं वो 7वें से 12 होते हैं। अब पहला कौन सा घर है? शरीर का घर है। शरीर में क्या है? शरीर का गुण, शरीर के अंदर कुछ करने की क्षमता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पद इत्यादि जो शरीर से सुनिश्चित हो। तो शरीर पर जो बैठा ग्रह होता है वो 100% दृष्टि से 7वें को देखता है। पहले भाव का ग्रह 100% दृष्टि से 7वें को देखता है, सीधी दृष्टि। अब इसमें आपको ये लगता होगा कि पहले शरीर का भाव 7वें को क्यों देखता है? 7वां भाव रोजी रोजगार का है, दाम्पत्य का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है ना, तो उसको सबसे बड़ा धर्म पितृयज्ञ ही लगता है, क्योंकि पितृयज्ञ रोटी से संचालित होता है। अब पितृयज्ञ धर्म मैथुनी मार्ग से भी संचालित होता है। तो पितृयज्ञ में बीज का पोषण है, बीज का विस्तार है। बीज का पोषण कैसे होता है? रोटी दाल अचार से। बीज का विस्तार कैसे होता है? जनन क्रियाओं से। तो जो पहले भाव का ग्रह है वो 7वें को देखेगा ही देखेगा। हर मनुष्य की ये वृत्ति होती है कि वो कैसे अपने रोटी का साधन करे, कैसे अपने दाम्पत्य जीवन को स्थापित करे, कैसे अपने परिवार को बढ़ाए, कैसे अपने परिवार का पालन करे, कैसे अपने कुटुंब को सुव्यवस्थित करे। तो जब पहला भाव 7वें भाव को देखता है तो शरीर हमेशा इस भाव से युक्त होता है कि उसका रोजी रोजगार कैसा हो, उसका काम धंधा कैसा हो, उसे आजीविका कहाँ से मिले और वह आजीविका प्राप्त करके किस प्रकार से अपने जीवन को संचालित करे और उसका जीवन साथी कैसा हो, उसका साझेदार कैसा हो। तो शरीर हमेशा 7वें घर पर पूरी नजर रखता है। यही वजह है कि लोग स्त्री पे नजर रखते हैं, यही वजह है कि लोग रोजी रोजगार पे नजर रखते हैं और जितना रखते हैं पूरा रखते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि शरीर का गुण है कि 7वें पे नजर रखे और शरीर पे बैठे ग्रह भी फिर 7वें पे नजर रखते हैं। तो जो ग्रह 100% दृष्टि से किसी भाव को नजर रखते हैं वो अपना गुण भी उसमें मिला देते हैं, साथ में उस भाव के गुण का भी 75% हिस्सा उस भाव में ले जाके मिला देते। अगर किसी कुंडली में पहले भाव में 3 या 4 ग्रह हों तो ऐसी स्थिति में वे सब के सब कहां देखेंगे? 7वें भाव में देखेंगे। और यदि वे सब के सब 7वें भाव को देखें तो व्यक्ति में रोजी रोजगार के प्रति, काम धंधे के प्रति, कुछ अपने लिए आजीविका का साधन करने के प्रति उसके अंदर जो ध्यान और ध्येय होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। हाँ, साथ में स्त्री के प्रति भी भाव बढ़ जाएगा, स्त्री पर नजर रखने का भाव भी बढ़ जाएगा, स्त्री को मालिकाना हैसियत देने का भाव बढ़ जाएगा और स्त्री के प्रति संचालन का भाव भी बढ़ जाएगा।
तो यहां पर देखो कितने आसानी से समझ में आता है लाल किताब से कि पहले घर में यदि ग्रह हो तो उनकी प्रकृति फिर कहां जाएगी। पहले घर में अगर प्रकृति ग्रह है तो उसकी सबसे ज्यादा प्रकृति जाएगी 7वें भाव में। 7वां भाव स्थायी इनकम, स्थायी नौकरी का नहीं है, रोजी रोजगार का है। रोजी रोजगार और राज्य में अंतर है। रोजी रोजगार में सीमांकन नहीं होता। रोजी रोजगार माने आज 5,000 मिल गया, कल 10 भी मिल सकता है, परसों 15 भी मिल सकता है। और राज्य में फिक्सेशन होता है, उसकी सीमाएं सुनिश्चित कि आपको 5 दिन काम करोगे तो 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। आप 1 महीना नौकरी करोगे तो आपको लाख रुपया मिलेगा ही मिलेगा। तो रोजी में सीमाएं सुनिश्चित नहीं होती, राज्य में सीमाएं सुनिश्चित होती। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली जब देखेंगे तो कुंडली में पहले भाव के जो भी ग्रह होते हैं वो 100% दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं। और जब इस 100% दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं तो अपने गुण को 7वें भाव में मिला देते हैं। और इतना ही नहीं, भाव की शक्ति को भी 7वें भाव में 75% मिला देते हैं। अब जैसे पहले भाव में बुध है और 7वें भाव को देख रहा है, तो 7वां भाव रोजी रोजगार का है, काम धंधे का है और स्त्री का भी है। तो बुध क्या है? बुध तर्क का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, बोलने बतियाने का बढ़िया ग्रह है, बिचौलिया का ग्रह है, दलाली का ग्रह है, चतुराई का ग्रह है, चालाकी का ग्रह है। तो बुध 7वें भाव में जब मिलेगा तो 7वें भाव में वो रोजी रोजगार को भी बल देगा। तो बुध अगर 7वें भाव में बल देगा तो आदमी क्या करना चाहेगा? कहीं बैंक का एजेंट बनकर, जमीन का एजेंट बनकर, प्रॉपर्टी का एजेंट बनकर, सलाहकार बनकर, राय परामर्श दाता बनकर, लोगों से लोगों को मिलाकर, या मुद्रण का काम करके, या बैंकिंग का काम करके, स्टाम्प बेच के प्रयास ये करेगा कि वो रोजी रोजगार में, जैसे रोजी रोजगार अगर हल्का रोजगार करेगा तो भी ऑफसेट प्रिंटिंग का काम कर लेगा, फोटो कॉपी, फोटो स्टेट का काम कर लेगा। माने बुध कहाँ मिलावट करेगा? अपना 7वें घर में, और 7वां घर रोजी रोजगार का है तो बुध की प्रकृति से रोजगार। अब अगर कोई व्यक्ति फोटो स्टेट की दुकान खोल लिया तो वो अपने शरीर के सारे गुण को बुध से मिला दिया। अगर वो दलाली किया या बिचौलिया का काम किया या किसी नेता का एजेंट बन गया तो भी तो अपने शरीर के सारे गुण को बुध के साथ मिला दिया। बुध सिक्का है, बुध चवन्नी अठन्नी है, यानी बुध जो है मनी जगत का, पैसे के जगत का सिक्का है, माने बीच वाला है। बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, लेकिन बुध बुद्धि का दायरा है। माने बुध एक ऐसा ग्रह है कि आपको संसार में छोड़ दिया जाएगा और कहेगा कि तुम्हें न रोटी देंगे, न दाल देंगे, न भात देंगे, तुम जाओ अपने बुद्धि के दायरे से पता लगाओ कि तुम्हें कहां से मिलेगा और फिर उसी से तुम अपने आप को खड़ा करो। इस संसार में इस समय जितने लोग हमें देख रहे हैं, विश्वास मानिए परमात्मा ने इन सबको केवल बुद्धि दिया। इनको कहीं से भी पीछे से बैक सपोर्ट नहीं दिया कि चलो तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, तुम्हारे पास 4 ठो मकान है, एक बेच देना, या तुम्हारे पास वाहन है, गाड़ी है, मोटर है, ऐसा कर लेना, तुम्हारे पास ये बिजनेस है। यहां पे कोई अंबानी का लड़का नहीं। इन सब के पास केवल एक ही चीज है, बुद्धि। बुद्ध है। तो बुद्ध को क्या करना है कि अपनी बुद्धि को लगाकर पैसा कमाना। कुछ लोग इसमें सफल हो रहे हैं, कुछ लोग उसी बुद्धि से निराश हो रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बुद्ध सर्वाधिक रोटी देता, मुझे भी दिया। मैं जब मिर्जापुर में आया था तो कुछ भी नहीं था, बुद्धि से ही काम हुआ, लेकिन बुद्धि में, हमारे बुद्धि में गुरु का प्रवेश हुआ। हमने आध्यात्मिक ज्ञान को चुना। कुछ लोग जैसे अब LIC का एजेंट, इसमें अध्यात्म नहीं है, इसमें केवल बिचौलिया का गुण है। बैंकिंग एजेंट, उसमें केवल बिचौलिया का गुण है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यहां पर ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जन्म कुंडली क्या कहने वाली है, क्या कह रही। अब बुध केवल रोजी रोजगार को वहां 7वें में नहीं मैनेज करेगा, साझेदार को ही केवल मैनेज नहीं करेगा, स्त्री को भी चाहिए उसे। तो स्त्री के मामले में वहां बुध जब 7वें में मिलावट करेगा तो क्या होगा?
आश्वासन दिलाने वाला होगा, झूठे वादे करने वाला होगा, वादा करके तोड़ने वाला होगा, काम बातचीत में स्वार्थपर व्यवहार करने वाला होगा। तो इसीलिए बुद्ध में नपुंसकता का गुण है। बुद्ध जब पत्नी का नेतृत्व करता है तो पत्नी बुद्ध से प्रभावित जल्दी नहीं होती, इसीलिए बुद्ध प्रधान आदमियों की औरतें ज्यादा चंचल हो जाती हैं और इधर उधर नैन मटक्का करने लगती। बुद्ध प्रधान आदमी अपनी औरत पे सबसे ज्यादा नजर रखता है। वो सबसे ज्यादा आशंकित रहता है कि कहीं ये औरत गद्दारी न करे, और वो औरत गद्दारी करती ही करती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से देखो, लग्न के बुद्ध को मैंने कहा ना, बुद्ध बैठा तो शरीर पे है, लेकिन उसने फल क्या क्या किया? 7वें घर का किया। क्यों? क्योंकि उसने 7वें घर को 100% नजर से देखा। एक और विशिष्ट बात मैं बता रहा हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी तुम जाओ, कोई मान लीजिए तुम्हें अपने घर बुलाए और वही गायब हो जाए, वो तुमसे न मिले, तब तुम क्या करोगे? तुम निष्क्रिय हो जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम निष्क्रिय हो जाओगे। तो ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, जैसे मान लीजिए लगन में ग्रह बैठे हैं और वो 7वीं दृष्टि से सप्तम को देख लिए, और देखे जब सप्तम भाव में उनकी दृष्टि पड़ी तो सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो कहता है लाल किताब कि जो यदि कोई ग्रह पूरी दृष्टि से किसी भाव को देखता है और उस भाव में कोई ग्रह न हो तो वह ग्रह सो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह ग्रह सो जाता है और भाव भी सो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मैं मुकेश चौहान के घर जाऊं और मुकेश चौहान के बारे में पता चले कि वो हैं ही नहीं घर में, तो मेरे मन में मुकेश चौहान के प्रति जो मिलने का भाव, जो योजना का भाव है, वो भी नष्ट होगा, और प्लस मैं जो अपने व्यक्तिगत स्वरूप में जो उनके प्रति की ऐसे कोई काम की योजना होगी, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो जब बुद्ध 7वें घर में देखा, 7वें घर में कोई ग्रह नहीं था, तो बुद्ध भी सो गया और प्लस वो भाव भी सो गया। तो जब भाव सो जाता है, जब ग्रह सो जाते हैं, तो उन ग्रह के अंट संट फल आने लगते हैं। ऐसा लाल किताब कहता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जैसे 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो बुद्ध लगन में होकर व्यक्ति बिचौलिया का काम कर सकता था, लेकिन वो बिचौलिया का काम भी नहीं करेगा। वो बुद्धि से भी पैसा कमाने का काम नहीं करेगा। तब इसमें फिर लाल किताब क्या कहता है? किसी भी ग्रह को 7वें खाने में ले जाने के लिए किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तु को जमीन में दबाया जा सकता है। अब देखो, यहां पे सूत्र मिल गया ना। यही सूत्र ज्योतिष का जो लोग हम लोगों से संपर्क करते हैं, तो हम उनको बताते हैं, तो उनका बम बम हो जाता। अब पता चला कि लग्न में बैठा है बुध भी, लग्न में बैठा है गुरु भी है, और लग्न में बैठा है शुक्र भी। अब ये 3 ग्रह अगर लगन में बैठे गए तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बम बम हो गया, क्योंकि बुध भी रोजी रोजगार में मदद करेगा, शुक्र भी करेगा, गुरु भी मदद करेगा। तो बुध जहां वाणी कौशल में निपुण करेगा, शुक्र वहां नीति में निपुण करेगा, गुरु अध्यात्म में निपुण करेगा, तो ऐसा व्यक्ति तो जगत गुरु केशव महाराज हो जाएगा। लेकिन अब 7वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो ये 3 ग्रह अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी वो बंदा कुछ भी नहीं करेगा, अंट संट काम करेगा। लगन में शुक्र है तो कहीं औरतों के पीछे भागेगा, लगन में बुध है तो बेमतलब का फोकी बकवास करेगा, लग्न में गुरु है तो बेवजह अध्यात्म चिंतन की बात कहीं रोड चौराहे पर खड़ा होकर करेगा। उसके जीवन में कोई भी लय नहीं होगा। अब यहां पे लय कैसे पैदा होगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, लय देखो कैसे पैदा होता है। अब 7वें घर में कोई ग्रह नहीं था, लगन का ग्रह 100% दृष्टि से 7वें घर को देखा, और 7वें में कोई ग्रह नहीं था, तो तीनों ग्रह सो गए। तीनों ग्रह सो गए तो भाव भी सो गया। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। जैसे मेरे वाणी पे बुध बैठा है, शरीर पे बुध बैठा, और 7वें घर में कोई ग्रह है तो बुध भी जगा हुआ है, और जब बुध जगा हुआ है तो हम बैंक
सामने खड़े होकर मैनेजर से बिचौलिया कर रहे हैं, मंत्री का सलाहकार हो जा रहे हैं, फलनवा नेता के पीए हो जा रहे हैं, तो हमारा बुद्ध तो जगेगा जगेगा, हमारा शरीर जग जाएगा ना, हमारा मान जग जाएगा, सम्मान जग जाएगा, प्रतिष्ठा जग जाएगा, सब जगेगा कि नहीं जगेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर पे बुद्ध बैठा हुआ है और सतवे में देखा और सतवे में कोई ग्रह नहीं था, बुद्ध सो गया, तो फिर हम मंत्री का पीए बनने जाएंगे ही नहीं, और हम चट्टी चौराहे पर खड़े होकर वही बुद्ध की फोकी बाड़ी बोलेंगे कि ये ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये वैसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां पर जब बुद्ध की फोकी बाड़ी, बुद्ध अंट संट व्यवहार करने लगेगा, बुद्ध पगलई वाला व्यवहार करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में न हमें मान मिलेगा, न सम्मान मिलेगा, न बुद्ध का धन मिलेगा, न वैभव मिलेगा। बुद्ध सोया व्यवहार करेगा। सोया व्यवहार किसे कहते हैं? जैसे हम सपने में बड़बड़ाए, तो अब बुद्ध यहां पर बड़बड़ाएगा मेरे परम शिष्य। तो अगर किसी की कुंडली, इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके कुंडली देखेंगे तो पहले ही खाने में पता चला बुद्ध भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है। अब पहले खाने में बुद्ध है, गुरु है, शुक्र है, और 7वें खाने को देख लिया, और अगर बुद्ध भी जग गए, शुक्र भी जग गए, गुरु भी जग गए, तो गुरु आध्यात्मिक चेतना से प्रवचन के माध्यम से पैसा दिला सकता है, शुक्र नीति से पैसा दिला सकता है, और बुद्ध तर्क विशेष से पैसा दिला सकता है। तो अगर तीनों गुण व्यक्ति के रोजी रोजगार से जुड़ जाए, तीनों गुण व्यक्ति के काम धंधे से जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पैसे का पहाड़ बन जाएगा। पैसा चीरना शुरू कर देगा, नोट कमाना शुरू कर देगा, मलाई मिश्री खाना शुरू कर देगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो कितना सरल सूत्र है। अब अगर ये तीनों ग्रह लगन में है और 7वें घर में केवल चंद्रमा बैठा है, तो स्थिति क्या होगी? ऐसा व्यक्ति करोड़पति होगा, अरबपति होगा। कैसे होगा? व्यवसाय से होगा, रोजी रोजगार से होगा, काम धंधे से होगा। यद्यपि उसके काम में स्टेबिलिटी नहीं होगी, काम में स्थायी इनकम का स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी कभी वो लाख पाएगा, कभी 50,000 पाएगा। कार से चलेगा, मोटर कार से चलेगा, स्कॉर्पियो से चलेगा, बुलेरो से चलेगा, डिफेंडर से चलेगा। मेरे परम पुरुष शिष्यों, वह आध्यात्म के क्षेत्र में, बिचौलिया के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी सेक्टर में, शेयर के सेक्टर में, हर जगह वो सफल होगा गुरु, शुक्र और बुद्ध की प्रभाव से। बशर्ते 7वां घर में ग्रह हो, 7वां घर में वो देखे और सो जाए, ऐसी स्थिति न हो। अब चलो हम एक और स्टेप इसमें ले लेते हैं कि 7वें घर में कोई ग्रह हो ही ना। 7वां घर, आप बिल्कुल सिंपल, आप कुंडली जब देखते हैं तो सबसे ऊपर पहला घर होता है और सबसे नीचे 7वां घर होता है। कुंडली देखना भी बहुत सरल है। आप अपनी कुंडली कंप्यूटर से निकाल के, मोबाइल से निकाल के चटाचट देख लीजिए कि पहले खाने में कई ठो ग्रह है और 7वें में कई ठो ग्रह। अब मेरे परम पुरुष शिष्यों बड़ा सिंपल सा एक उत्तर दे रहे हैं कि पहले में मान लो शुक्र है, बुद्ध है, गुरु है, तीनों बढ़िया ग्रह बैठे हैं, और 7वें में एक को ग्रह नहीं है, तब तो सब कुछ होते हुए भी बेकार है, क्योंकि सब ग्रह सोए हुए हैं। तो अब एक ग्रह कब जगेंगे? 7वां घर क्या है? रोजी रोजगार, काम धंधे का और विवाह का। तो जब विवाह होगा तब अपने से ग्रह जग जाएंगे। तो ऐसे लड़के को उन्नति करवाना चाहते हो तो विवाह करा दो, या फिर ये जब अपनी रोटी अपने मेहनत से पहली बार कमाएगा तब इसका भाग्य जगेगा, तो इसको रोजी रोजगार में लगा दो। लेकिन 7वां खाना को जगाना और नेचुरल तरीके से जागने में बहुत अंतर है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय है कि किसी भी ग्रह को पहले खाने में ले जाने के लिए संबंधित चीज को गले में पहना दो, दूसरे खाने में ले जाने के लिए उससे संबंधित वस्तुओं को मंदिर में दे दो, तीसरे में ले जाने के लिए उसे भुजाओं में, बाहों में, कलाइयों में पहना दो, चौथे खाने में ले जाने के लिए संबंधित द्रव्य को नदी में प्रवाहित कर दो, 5वें खाने में ले जाने के लिए 5 से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चों को भोजन के रूप में दो, 6ठे खाने में ले जाने के लिए उसे कुएं में या गहरे तालाब में या गहरे झील में उसे प्रवाहित करो। 7वें में ले जाने के लिए क्या कह रहा है? मिट्टी के नीचे दबा दो। शुक्र को शुक्र जनन का स्थान माना गया।
शुक्र को बीज माना गया है, तो शुक्र के घर को गर्भ माना गया है। और धरती से बड़ा गर्भ स्थान कुछ भी नहीं, यहां पे कोई भी बीज पड़ता है तो अंकुरित हो जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर हम अगर 7वें घर में चंद्र को पहुंचा दिए, पता चला पहले खाने में 3 ग्रह बैठे हैं और हमने उपाय करा दिया पंडित अनिरुद्ध नारायण तिवारी को। हमने उपाय करवा दिया, इनके कुंडली में बैठा है लगन में शुक्र, बुध, और अभी देखो शुक्र, बुध और गुरु बैठा है। और मैंने इनके 7वें घर में कोई ग्रह नहीं था, सारे ग्रह सोए हुए थे। तो हमने क्या किया कि देखा कि एकदम ऐसे टहल रहे हैं समाज में, इधर उधर, कोई काम धंधा है नहीं। तो मैंने इनसे केवल इतना करवाया कि एक मटका लिया, मटके में दूध भर दिया, ढक्कन लगाया और उनसे कहा जाओ कहीं जमीन के नीचे खन कर इसे गाड़ दो। पंडित अनिरुद्ध नारायण तिवारी ने क्या किया कि ले जाकर उसे जमीन में खन के गाड़ दिए सोमवार के दिन। अब स्थिति ये हुई कि सोमवार के दिन गाड़ने मात्र से चंद्रमा की स्थापना कहां हुई? 7वें घर में हो गई। अब जैसे ही चंद्रमा 7वें घर में गया, वो 7वां भाव भी जग गया, लगन का भाव भी जग गया, तीनों ग्रह जग गए, सब जो सुप्त थे सब जागृत हो गए। तो क्या चल गया? इनका काम धंधा चल गया। अब छोटा सा उपाय चमत्कारिक हो गया। अब ये कन्फर्म है कि कोई भी उपाय एक बार करोगे तो थोड़ा असर देगा। अब इस उपाय को जब इनके जीवन में चमत्कार लाने लगा तो 1 सोमवार और कर दिए, 2 सोमवार और कर दिए, 5 सोमवार और कर दिए। इतने में तो मोटरसाइकिल चलने लगी, बम बम हो गए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो सूत्र है लाल किताब से प्रस्तुत होता है, कितना महान सूत्र है और कहीं से काटने लायक नहीं है। हर व्यक्ति, शरीर का गुण ही है कि वो पूरी दृष्टि से रोजी रोजगार, काम धंधे को, रोटी के साधन को देखता है। शरीर का एक गुण है कि वो पूरी दृष्टि से अपनी पत्नी को देखता है, अपनी स्त्री सर्वांग सुंदरी को देखता है और प्रणय इत्यादि संबंध को स्थापित करने की चेष्टा करता है। तो लाल किताब को कई भी दृष्टि से अगर आप प्रमाणित माने तो यहाँ पे प्रमाण मिलता है, यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो आज मैंने पहले भाव और 7वें भाव का जो दृष्टि संबंध 100% का है, मात्र उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे दृष्टि संबंध सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था कैसे काम करता है और कैसे उसमें उपाय कर देने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से लाल किताब में जब आगे बढ़ोगे तो सुख का भाव राज्य के भाव को 100% नजर से देखता है। चौथा भाव क्या है? सुख का है। चौथे भाव में क्या है? जमीन है, मोटर है, मकान है, एयर कंडीशन है। सुख संसाधन के सारे साधन चौथे में है, बाग बगीचा, खेत खलिहान और जनता, ये सब चौथे भाव में। और 10वां भाव क्या है? राज्य का है। चौथे भाव के ग्रह सीधे 10वें भाव को जगाते हैं, 100% दृष्टि से देखते हैं। चौथा भाव 100% दृष्टि से 10वें भाव को देखता है। अब कभी नोटिस करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? सुख व्यक्ति को तभी मिलता है जब उसका राज्य स्थापित हो, जब उसका राज्य विशिष्ट हो, जब उसका राज्य स्टेबल हो। वो राजा कभी सुखी नहीं हो सकता जिसका राज्य स्थिर ना हो। कितनी बड़ी बात यहां पर लाल किताब सूत्र नहीं बताता, बल्कि जीवन का सूत्र, जीवन की फलसफा को प्रकट करता। इन्हीं सूत्रों से वेद बने हैं, इन्हीं सूत्रों से पुराणों की रचना हुई है, इन्हीं सूत्रों की मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम आए, कृष्ण आए, इन्हीं सूत्रों की प्रतिष्ठा के लिए चैतन्य महाप्रभु और गौतम बुद्ध प्रकट हुए। मेरे परम प्रिय शिष्य, कितनी बड़ी बात है कि तुम्हें सुख तभी हो सकता है जब तुम्हारा राज्य स्टेबल हो। तो चौथे भाव में जो सुख के ग्रह होते हैं वो हमेशा इस बात को, सुख अगर तुम भोगने चलोगे, अगर तुम शरीर की विशिष्टता को लेकर चलोगे तो सोचोगे कि कोई रोजगार मिल जाए, कोई औरत मिल जाए, जीवन संगिनी मिल जाए। लेकिन जब तुम सुख की प्रतिष्ठा करोगे, जब तुम मकान बनाने चलोगे, तुम जमीन खरीदने चलोगे, जब तुम एयर कंडीशन लगवाने चलोगे, जब तुम खेत करोगे, खलिहान करोगे, जब तुम जनता के बीच में राजनीति करने जाओगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब तुम्हारी 100% नजर कहां होगी? राज्य पर होगी। इस बात को कोई झुठला सकता है? कोई गलत सिद्ध कर सकता है?
तो जो लोग लाल किताब की निंदा करते हैं उनसे पूछो कि सूत्र में कहां त्रुटि है, सूत्र कहां गलत है। और यहां पे भी वही सूत्र लागू होता है जो पहले खाने में लगता है कि चौथे भाव में यदि ग्रह है तो पूरी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चौथे भाव में यदि ग्रह है तो पूरी दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। अब वही चीज फिर ले लो कि चौथे भाव में मान लो बहुत अच्छे अच्छे 4 ग्रह हैं और सब ने 10वें भाव को देखा और 10वें में कोई ग्रह नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे? सो जाएंगे। तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या सोए हुए ग्रह कभी फल नहीं करते? ऐसा नहीं है। सोए हुए ग्रह अपनी उम्र में जागृत हो जाते हैं। कैसे? चंद्रमा की उम्र 24 साल है मेरे परम प्रिय शिष्यों। 24 साल में चंद्रमा जगेगा, मतलब 24 साल से पहले वो सुप्त रहेंगे। 27 साल की अवस्था में शुक्र जग जाता है, 28 वर्ष की अवस्था में मंगल जग जाता है, 36 साल की अवस्था में शनि जग जाता है, 32 साल की अवस्था में बुध जग जाता है मेरे परम प्रिय शिष्य। और कब जगता है? जब हम उस ग्रह से संबंधित कोई बड़ा काम करते हैं। जैसे शुक्र नहीं जगा है तो तब जागृत हो जाएगा जब हम शादी करेंगे। बृहस्पति यदि नहीं जगा है तो वो तब जाग जाएगा जब हम किसी को आध्यात्मिक चेतना के लिए उपदेश देंगे। मंगल नहीं जगा है, मंगल तब जग जाएगा जब हम भाई की कोई बड़ी सहायता करेंगे। बुध नहीं जगा है, हम तब जग जाएगा जब हम वाणी कौशल का विशिष्ट प्रदर्शन करेंगे या फिर बहन, बेटी, मौसी इत्यादि की बड़ी सहायता करेंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब किसी ग्रह से संबंधित कोई विशिष्ट उपक्रम तुम्हारे जीवन में घटित होता है तब वह ग्रह जागृत हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम आज इतना पे ही रोक रहे हैं इस वीडियो को। लेकिन हम तुम्हें बता दें कि ये प्रवचन इतना विशिष्ट है कि केवल इन 2 सूत्रों को तुम पकड़ो। मैंने पहले भाव और चौथे भाव को हल्के में बताने का प्रयास किया है, लेकिन तुम्हें हर जगह की दृष्टि संबंध समझ में आ जाएगी कि दूसरा घर 8वें घर को देखता है, तीसरा घर 9वें और 11वें भाव को देखता है, 5वां घर 9वें और 11वें भाव को देखता है, 12वां घर पलटकर 6ठे और 8वें को देखता है, और इसी तरह से 8वां घर पलट के दूसरे घर को देखता है। जो पलट के देखते हैं वो वक्र दृष्टि से देखते हैं, और जो वक्र दृष्टि वाले होते हैं उनका फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तो इन तमाम रहस्यों के बारे में हम रहस्योद्घाटन करेंगे। लेकिन आज मैंने जितना बताया है, अगर तुम इतना पकड़ लोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम अपनी कुंडली को इतना सुधार लोगे कि कम से कम 4 पैसा तुम कमाने लायक आदमी बन जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम MSc कर लो, PhD कर लो, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, तो भी तुम केशव महाराज की तरह उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि समय चक्र का ज्ञान तुमको नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हें समय चक्र का ज्ञान होगा उस दिन तुम हरवाह रहोगे, चरवाह रहोगे, केशव महाराज की तरह कटाई और बिनिया करने वाले इंसान रहोगे। तो भी देखते ही देखते तुम्हारा ज्ञान ऐसा प्रतिष्ठित होगा, तुम्हारा कौशल ऐसा प्रतिष्ठित होगा, ग्रह को, नक्षत्रों को अपने अनुकूल करके रोज 10,000 15,000 रुपया रोज कमाओगे। और देखते ही देखते तुम्हारा बम बम हो जाएगा। समाज में तुम जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे और सारी दुनिया तुम्हें कहेगी जगत गुरु आ गया, आ गया, आ गया, देखो आ गया, जगत गुरु आ गया।